नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के स्टूडियो में आज मेरे साथ एक रेडियो प्रेमी हैं। आप हैं नरेंद्र बेनीवाल। आप सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के निवासी हैं। नरेंद्र जी, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। नरेंद्र जी, ये जानकर हर्ष हुआ कि आप एक रेडियो के नियमित श्रोता हैं। आपका प्रेम रेडियो से है। आप रेडियो के लिए काम करते रहे हैं। यह रेडियो प्रेम कब से है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को नमस्कार कहूँगा और चेतना रेडियो का जो मुझे बुलाया है इस स्टूडियो में, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये कोई जब मैं 7वीं कक्षा में था, अब मेरी उम्र 64 साल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने समय की बात होगी। तब मैं रेडियो सुनने लगा था और 1971 की बात होगी। मेरे पिता जब रेडियो सुन रहे थे तो ये बताया कि ये BBC रेडियो है, तो वहाँ से हमें भी लगा हुआ कि रेडियो ये चीज़ होती है। और सच माने तो रेडियो की पुरानी यादें हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। रेडियो के साथ ही उनकी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद रेडियो सुनना लगातार जारी रहा। मैं रेडियो को सुनते सुनते कभी कभी देखता था रेडियो के स्पीकर में कि इतनी अच्छी आवाज़ें बोलने वाले लोग, काश हम एक बार दिख जाएं, हमें उन्हें देख लें। उसके बाद मैं फरमाइशी कार्यक्रम सुनता था, उसके बाद BBC वगैरह सुनता था और सोचता था भाई कैसे ये व्यक्ति होते होंगे, उनसे एक बार बात करने का मौका मिले। तो संयोग से मैं बाद में पढ़ने गया रोहतक में। जब मैं B.Ed कर रहा था तो मैं आकाशवाणी की मैंने टेस्ट दिया, ऑडिशन दिया, मैंने पास किया और बतौर कैजुअल अनाउंसर मैं काम करता रहा। इस दौरान दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र भी गया और वहाँ पर भी कई प्रसारकों से मिला। समाचार वाचक होते थे। अगर आप पुराने रेडियो श्रोता हैं तो आपको पता होगा, इंदु वाही, विनोद कश्यप और रामानुज प्रसाद सिंह, देवकी नंदन पांडे, इन सबको मैंने देखा और इनसे बातचीत की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद अगर आपने ज़्यादा पुराने तो नहीं, हरि संधू जो समाचार वाचक थे आकाशवाणी रोहतक में उद्घोषक थे, उनके साथ काम किया तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम जिनके साथ काम कर चुके हैं वो आज आकाशवाणी के समाचार वाचक हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा रेडियो से लगाव जुड़ता रहा। और रेडियो के ड्रामा सेक्शन में भी मैंने काम किया। आकाशवाणी सूरतगढ़ से ड्रामा वगैरह में भाग लिया और बतौर कैजुअल अनाउंसर भी काम किया। तो संजय जी, इस तरह रेडियो से मेरा लगाव शुरू से ही बहुत अच्छी तरह से रहा और अब भी है। मैं अब भी रेडियो सुनता हूँ। बेनीवाल साहब, दुनिया बदली, रेडियो का स्वरूप बदला, प्रसारण के तरीके बदले। आपकी इन पुरानी यादों के साथ मैं श्रोताओं को आपके माध्यम से उस रेडियो के जमाने को याद कराना चाहता हूं जब रेडियो एक लाइसेंस के सहारे चलता था। बिल्कुल ठीक चलता था। वो समय कैसा था, उस समय रेडियो का स्वरूप कैसा था और आज कैसा है? बहुत समय पहले 1971 के बाद लगभग रेडियो के लाइसेंस हुआ करते थे। 2 बैंड के रेडियो के अलग थे। मुझे अगर याद आ रहा हो तो 10 रुपये या 15 रुपये कुछ ऐसी फीस होती थी। सब बहुत अच्छा लगता था, कुछ पे करके रेडियो को सुनते थे। और वो रेडियो की फीस पोस्ट ऑफिस में जमा होती और वो डाकखाने में जमा होती थी, बड़ी अच्छी तरह से। उसकी एक पासबुक होती थी और जब भी रिपेयर कराने रेडियो लाते थे तो जैसे आज RC लेके आते हैं लोग बाग अपने बाइक की, गाड़ी की, उसी तरह वो लाइसेंस भी साथ लेकर के आना पड़ता था, कहीं कोई पकड़ ही ना ले। आपने 70 और 80 के मध्य रोहतक की आकाशवाणी को देखा, दिल्ली को देखा, वहां आपने अनाउंसर के रूप में काम किया। उस समय जो रेडियो का भाव और आम श्रोता का लगाव था और आज की परिस्थितियों का आप आकलन कैसे करते हैं? आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। 1984 के बाद मैंने रेडियो ज्वाइन किया
लगातार। उससे पहले प्रोग्राम आते थे, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो प्रोग्राम तो आते थे, लेकिन बतौर कैजुअल अनाउंसर 1984 के बाद मैंने शुरू किया। आपको क्या बताएं कि उस समय रेडियो ही यानी आकाशवाणी ही एक ऐसा माध्यम था जो श्रोताओं के लिए सब कुछ था। दूरदर्शन भी उस समय इतना नहीं था। आकाशवाणी के रेडियो सेट ही लोगों को एक ऐसा माध्यम था जो जुड़े हुए थे उसके साथ। सभी तरह की सूचनाएं, मनोरंजन या कुछ भी जानकारी हो, रेडियो एक माध्यम था और बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत खास था। हर घर में अलग अलग तरह के रेडियो हमने देखे और मैं खुद भी बहुत से रेडियो सेट रखता था कई, और ये भी जानते थे कि इसमें विविध भारती लग सकती है। अच्छे रिसीवर वाले रेडियो हमने रखे हैं। तो उस समय रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज क्या है, विकल्प बहुत आ गए। रेडियो का कोई सानी नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है, आप इसे काम करते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, बाथरूम जाते हुए, कुछ भी करते हुए रेडियो सुन सकते हैं। ड्राइव करते हुए भी रेडियो सुन सकते हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते। जबकि दूसरे माध्यम ऐसे हैं जिनके लिए आपको देखना पड़ता है सामने, आप में पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो भी आपको रखना पड़ता है, और कई तरह की और असुविधा रहती है, कोई एंटीना वाला है, कोई कुछ और है। जबकि रेडियो सेट में इतना लंबा झंझट नहीं होता। सेल बैटरी डालिए और आप रेडियो चलाइए, अपना काम भी करते रहिए और आप संगीत भी सुनते रहिए। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे सुनने के लिए। शास्त्रीय संगीत है, खेल का है, या कुछ और, आपको ये सब चीज़ें रेडियो पे बहुत आसानी से सुनने को कम खर्चे में मिल सकती हैं। आज भी है और पहले भी थी। नरेंद्र जी, किसी भी रेडियो का और श्रोता का एक ऐसा साथ है जिसमें श्रोता अपने भाव से रेडियो को अपनी चाहत के अनुरूप लाना चाहता है, सुनना चाहता है, और रेडियो का एक प्रोग्रामर वह भी उस प्रोग्राम को तैयार करना चाहता है जिसे उसके श्रोता पसंद करें। आज इस 21वीं सदी में इस संवाद के बहुत से माध्यम हो गए। व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, टेलीफोन इन कार्यक्रम हो गया। 1984 में तो यह नहीं रहे होंगे। उस समय श्रोताओं के संवाद को आप कैसे याद करते हैं? आपने एक अजीब सा सवाल किया है और इसका उत्तर बहुत ही आसान है। प्रोग्राम जब प्रसारित किए जाते हैं तो श्रोताओं की पसंद के अनुरूप किए जाते हैं। इसका एक प्रमाण है, आपका पत्रोत्तर जो होता है वो, उस समय पत्रोत्तर था, आजकल ईमेल आती हैं। इसका माने ये हुआ कि लिसनर की राय ली जाती है रेडियो के प्रसारकों द्वारा और उसी के अनुरूप कार्यक्रम तैयार होते हैं। एक खास बात और है, जब एक रेडियो होता था, आकाशवाणी केंद्र से जब प्रसारित होते थे, तो उसको बीच में थोड़ा मैं बात को घुमा दूं कि अब हमारे पास अलग अलग व्यक्तिगत तौर पे रेडियो सुनने के सिस्टम आ गए हैं। तब क्या होता था, एक ही रेडियो होता था और सुनने वाले को पता होता था कि इसी समय इस प्रोग्राम को कितने लोग सुन रहे हैं और उनके साथ मैं जुड़ा हूं। तो रेडियो सुनने वाले को ये लगता था कि मैं भी उस भीड़ के साथ हूं जो इस समय के प्रसारण को सुन रहे हैं, और बड़ा आनंद आता था सुनने में। व्यक्तिगत सुनने के बजाय सामूहिक रूप से जब कोई चीज सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता था। और श्रोता का नाम जब एक रेडियो अनाउंसर पुकारता था तो श्रोता की खुशी किस चरम सीमा पे होती थी। मत पूछिए, क्या कहें कि जिसका नाम रेडियो पे आता है वो बहुत खुश होता था, बहुत ज्यादा खुश होता था कि जिसको इतने लोग एक साथ सुन रहे हैं, हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, और वहां आपका जब नाम लिया जाता है तो श्रोता की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए जो प्रोग्राम होते थे फरमाइश के, उनमें नाम आते थे। मुझे याद है आकाशवाणी रोहतक से बहुत से श्रोता बड़े नियमित थे। मुझे एक आधे नाम याद है, करनाल से जग्गी दुआ, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि जहां पर जग्गी दुआ का नाम नहीं आता हो। तो हमारे ऐसे श्रोता भी थे जो रेडियो पे यूं मानते थे कि नियमित उनका नाम आए बिना कुछ प्रोग्राम अधूरा सा लगता है। तो हमें भी लगता था कि यार आज करनाल से जग्गी दुआ का नाम नहीं आया। तो इस तरह आप ये मान सकते हैं कि इतना तकड़ा, इतना जबरदस्त लगाव उनसे होता है, श्रोताओं को रेडियो से होता है, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये तो मन की भावनाएं हैं जो आपको शब्दों में कैसे बताऊं, महसूस किया जा सकता है। मैं
अपनी इस बातचीत को एक नई दिशा की ओर ले जाता हूं। आपने अपने प्रारंभिक बातचीत में बीबीसी लंदन का नाम लिया, उसकी हिंदी सेवा का नाम लिया। आप चूंकि एक शिक्षक भी रहे हैं, समाज के अगवा व्यक्ति रहे हैं, रेडियो से जुड़े हुए रहे हैं, जितनी विश्वसनीयता और जितना प्यार दुनिया भर में बीबीसी लंदन की हिंदी सर्विस या उर्दू सर्विस ने अपने श्रोताओं से प्राप्त किया, कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा रेडियो, हमारा चैनल, भारत का चैनल स्थापित क्यों नहीं हो सका? विशेष तौर पर मैं समाचारों की दिशा की बात कर रहा हूं, कार्यक्रमों के विश्लेषण की बात कर रहा हूं। जहां तक हमने सुना कि बीबीसी की जी फंडिंग थी तो वो सरकार की तरफ से तय थी और वो बिल्कुल निष्पक्ष प्रोग्राम करने के लिए स्वतंत्र थे। जितने भी प्रसारक थे उन्हें किसी तरह का दबाव नहीं था। थोड़ा सा दबाव भारत में रहने वाले मार्टुली पर आया कि ये डिस्पैच उनका प्रसारित नहीं होगा, तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने इतनी सी बात पर अपना त्यागपत्र दे दिया। दिल्ली में संवाददाता थे बीबीसी के मार्टुली जी। जबकि आकाशवाणी में कुछ अपने क्या कहें उसे, कुछ बंधन हैं, कुछ लिमिट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं उनकी, उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। सीमाओं में रहकर काम करना पड़ता है। उसके लिए आप स्वयं समझदार हैं कि प्रसारण करना कितना मुश्किल काम है सीमाओं में रहकर के। मैं ये नहीं कहता बीबीसी के पास कोई सीमा ही नहीं थी, प्रसारण की सीमाएं थी, लेकिन वो किस प्रोग्राम को प्रसारित करना है, किसको रोकना है वाली बात तो वहां थी नहीं। इसीलिए बीबीसी पर विश्वास करते थे कि रोकना और कुछ नहीं है, लिसनर को जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराया जाए, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बीबीसी का नियमित प्रसारण बंद हुआ, उसने रेडियो प्रसारण से पॉडकास्ट की जगह ले ली, उसने अपना माध्यम और तरीका बदल गया। क्या आप इस बात को कैसे अनुभव करते हैं, कैसे याद करते हैं? सच पूछो तो ये ठीक नहीं हुआ। श्रोता चाहता है कि उसे सरलता से प्रोग्राम मिल जाए। मसलन अब आप हमें सुन रहे हैं, आप कार में भी सुन सकते हैं, आप घर में सुन सकते हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं, कहीं भी सुने, आपको एफएम आसानी से मिल जाता है और आपने चेतना रेडियो को आसानी से लगा लिया, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। इसी तरह जब प्रसारण किसी ट्रांसमीटर से होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। श्रोता को चिंता रहती है कि 6 बजे 7 बजे प्रोग्राम आने वाला है, खुद उसके साथ जाके चिपक के रेडियो साथ चिपक जाएगा। अब जब बात आई इस आज़ादी को रोक करके दूसरे प्रसारण से डिजिटल प्रसारण आ गया, क्योंकि रेडियो नहीं है, सेट नहीं है, अब भी सभी लोगों के पास वो रेडियो नहीं है जो जिसमें प्रसारण होता है। तो जब असुविधा होती है तो श्रोता उससे थोड़ा थोड़ा दूर होने लगता है। श्रोता चाहता है सुविधा हो, कोई झंझट नहीं हो, भले ही किसी तरह हो, हमें नहीं पूछो पता, सुविधाजनक प्रसारण अगर वो सुन सके तो वो जरूर सुनेगा। जैसे एफएम है, आप कहीं सुनिए, आप चेतना रेडियो सुन रहे हैं तो उसी तरह जो ट्रांसमीटर से जो आपका आवाज़ सुन रही है वो सुनाई देगी। लेकिन सुविधा को पहले देखते हैं, जहाँ असुविधा है श्रोता वहाँ से धीरे धीरे दूर होता जाता है। नरेंद्र साहब, इस बातचीत के बीच में मैं बता दूं कि चेतना रेडियो ने अपने प्रसारण को सुगम बनाने के लिए आजकल स्मार्टफोन के माध्यम से एक ऐप डेवलप किया हुआ है, जिसको आप अपने फोन पर कोई भी श्रोता डाउनलोड कर दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकता है। मैं इसी बातचीत को थोड़ा सा और इसी स्वरूप में आगे बढ़ाता हूं। अक्सर आकाशवाणी के बाद एफएम रेडियो आया, प्राइवेट चैनल्स आ गए जी, और एक कम्युनिटी रेडियो भी आ गया, जिस पर सामाजिक उत्थान का कहिए या जो कम्युनिटी इंपावरमेंट की, जिस पर एक लाइबिलिटी डाली गई जी। और अक्सर एफएम रेडियो के बारे में एक श्रोता ये कहने लग गया कि उसने जो मर्यादा की सीमाएं थी उनको तोड़ दिया। जो आरोप सोशल मीडिया या दूरदर्शन के बाद जब टीवी का प्राइवेटाइजेशन हुआ, टेलीकास्ट का प्राइवेटाइजेशन हुआ और बहुत सी ऐसी बातें आने लगी, अमर्यादित बातें आने लगी, जो एक आदमी ये कह रहा था कि मैं परिवार के साथ बैठकर नहीं सुन सकता, वही आरोप कुछ न कुछ एफएम रेडियोज पर भी आने लगा। लेकिन एफएम रेडियो के पक्ष का तर्क यह है
कि क्या हम रेडियो को मरते हुए देख लें या उसे जिंदा रखने के लिए श्रोता की पसंद के अनुरूप कुछ हल्का सा मसाला भी आने दें। इस पर आपकी क्या समग्र प्रतिक्रिया है? संजय जी, जब तक कोई नियम लागू नहीं हो तब तक काम सुचारू रूप से नहीं चल सकते। आकाशवाणी का जो प्रसारण था, अब भी है, उसका एक स्तर है, वो उससे डगमग नहीं हो सकता। और अच्छी बात भी है, जहां भी ये बात आई कि सब लोग साथ बैठ के नहीं सुन सकते, मैं ये कहूँगा कि समय बदल रहा है, लोगों की विचारधाराएं कुछ खुली हो रही हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कहीं भी अश्लीलता नहीं हो। अश्लीलता होनी चाहिए, अश्लीलता नहीं। अब रही बात कि सामुदायिक रेडियो पर क्या ये नियम लागू होते हैं, क्योंकि इसका नाम सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, तो इसमें उस समुदाय को बड़ी आसानी से जोड़ने के लिए उन्हीं की भाषा में, उनकी लैंग्वेज में, उनको ज़्यादा समझ में आए, उन बातों को लेना जरूरी है। भले ही आप इसमें शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन जिस भाषा में लोग समझते हैं, जिसमें आपकी कही बात को वो समझें और आप उनकी बात को समझें। मुख्य अगर माध्यम ठीक नहीं होगा तो समझ नहीं पाएंगे। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि बीबीसी के ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने एक बार कहा था कि बीबीसी की भाषा ऐसी है जो शहर का व्यक्ति भी समझता है और गांव का व्यक्ति भी समझता है, कम पढ़ा लिखा और ज़्यादा पढ़ा लिखा, सभी लोगों के बीच की भाषा है जिसको सब समझ जाएं। अब देखिए, जब आपने कोई बात कही और किसी को समझ में नहीं आई तो आपके कहने का क्या अर्थ हुआ? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों की रग समझे जाए, श्रोता की उसको दिल की बात को समझा जाए, मन की बात को क्या चाहता है, किस लैंग्वेज में चाहता है, किस तरह के प्रोग्राम चाहता है, उसी तरह हम दिए जाते हैं। बहुत खूब। आओ पुनः उस दुनिया में लौट चलें, उन यादों में लौट चलें। ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम थे जो आपको जीवन भर याद रहेंगे? ऐसे कौन कौन से वो अनाउंसर थे जिन्हें आप जीवन भर याद रखना चाहेंगे? आपने उनकी स्मृतियां, उनकी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी दे दें, क्योंकि हमारे श्रोताओं में बहुत से ऐसे लोग श्रोता भी हैं जिन्होंने शायद उनके नाम भी न सुने हो, वह भी उन्हें खोजें, उनकी आवाज से परिचित हो सकता है मैं कुछ नामों को भूल जाऊं, लेकिन अगर सिलसिलेवार याद करूं तो देवकी नंदन पांडे समाचार वाचक थे, अशोक वाजपेयी समाचार वाचक थे, और ऐसे समाचार वाचक थे जिनको विशेष अवसरों पर, मसलन राष्ट्रपति जी भाषण दे रहे हैं तो उनके अनुवाद को पढ़ना, या प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं उनके अनुवाद को पढ़ना, खास समाचारों के लिए उन्हीं को बुलाया जाता था, भले ही वो छुट्टी पर हो। ठीक है। और उसके बाद विनोद कश्यप समाचार वाचिका थी, अजीज हसन थे, रामानुज प्रसाद सिंह थे, और कृष्ण कुमार भार्गव खेल संवाददाता थे। अगर आप कहें तो मैं एक थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज को बता सकता हूँ। जरूर जरूर, श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा। कृष्ण कुमार भार्गव खेल समाचार थे, बोलते थे, तो जब वो मुख्य समाचारों में आते थे तो उनकी टोन ये होती थी, ये आकाशवाणी है, अब आप कृष्ण कुमार भार्गव से समाचार सुनिए। उनमें एक जोश होता था जैसे खेल संवाददाता बोल रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से निकलूं, बाहर की बात करूं, बीबीसी की बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप करिए सर। मुझे ओंकार नाथ श्रीवास्तव की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है जब वो बोलते हैं कि यूँ लगता नहीं कि हम उनको सुन रहे हैं, इतने सहज बोलते थे। हालांकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, पीएचडी भी थे, लेकिन लगता नहीं था कि ये व्यक्ति इतने पढ़े लिखे हैं कि इतना, हमें लगता था जैसे हमारे साथ ही बात कर रहे हो। उनके एक अनाउंसमेंट सुनिए। आजकल अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है और अब ओंकार नाथ श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहें तो हमारा पता नोट कर सकते हैं, बीबीसी हिंदी सर्विस, बीबीसी हिंदी सर्विस, पोस्ट बैग नंबर 3035 नई दिल्ली 110001। और अब ओंकार नाथ श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। वो इस टोन में बोलते थे, हमें लगता था कि वो एक कमेंट्री चल रही है कहीं। इसी तरह कैलाश बुधवार जी जो उनके प्रमुख थे, कुछ और नाम मुझे याद नहीं आ रहे, शीमा चिश्ती और इस तरह के बहुत से नाम है, हो सकता है मेरे स्मृति पटल से गायब हो गए, लेकिन मैं उस दौर के सभी लोगों को याद करता हूँ। और सच पूछें तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिनसे हमारे पूर्वज भी जुड़ जाते हैं। मैं उन लोगों के नाम याद कर रहा हूँ और याद हमारे पूर्वज आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रेडियो सुनना सिखाया।
तो इसलिए मैं श्रोताओं से कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को रेडियो सुनने की आदत डालें, उन्हें पता चले कि कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से नहीं। एक परिकल्पना शक्ति का विकास करता है रेडियो। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा अनाउंसर इस बात का एहसास कराता है कि कारपेट पर चलने वाला मुख्य अतिथि उस कारपेट को मखमली अनुभव कर रहा है या कांटों से भरा है। अगर आकाश में बादल हैं तो हवा चल रही है या नहीं चल रही। यदि फिरोज शाह कोटला के मैदान पर मनिंदर सिंह अपनी गेंद को फेंकने के लिए आ रहे हैं तो वहां चल रही हवा उनकी स्पिन को किस तरह से प्रभावित कर रही है, इस बात का दृश्य जब तक श्रोता के चक्षु पटल, मस्तिष्क पटल पर नहीं आया, वह उस रेडियो की सफलता नहीं हो सकती, वह उस रेडियो का अनाउंसर की सफलता नहीं हो सकती। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। चलते चलते उन 3 कार्यक्रमों की बात जरूर करूंगा जो हमने लोकप्रिय रूप में सुने। आपने उनको किस रूप में देखते हैं? उर्दू सर्विस का फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम, सिलोन का प्रोग्राम, विविध भारती का बिना का माला कार्यक्रम। बहुत पुरानी यादों में आपने मुझे ला के रख दिया है। मैं एक एक की बात करूं थोड़ी थोड़ी। बिना का गीत माला की बात करें तो अमीन शायानी की आवाज़, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो कौन थे और कैसी आवाज़ उनकी निकलती थी। अब भी मैं उनको देखता हूँ, मैं गुरु मानता हूँ। मैं इन सबको बहुत ध्यान से सुना है, रेडियो प्रसारकों को, और कुछ कुछ उनसे सीखा भी है। उसके बाद उर्दू सर्विस की बात कहें तो देखिए, श्रोता 3 तरह के होते हैं मोटे तौर पर। एक होते हैं जो वार्ताएं सुनते हैं, और एक होते हैं जो गाने सुनते हैं, और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो क्लासिकल सुनते हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या में कार्यक्रमों को सुनने वाले जो श्रोता होंगे वो फिल्मी गाने सुनने होंगे, क्योंकि मनोरंजन होता है, आदमी को सुखद एहसास मिलता है, और संगीत में बहुत बड़ी शक्ति है कि वो आपको कितने भी रिलैक्स करवा सकती है, कितना भी आपको आराम दिला सकती है। तो उस समय 2-3 प्रोग्राम होते थे, आपकी फरमाइश, आपकी पसंद, और रात को तामिल इरशाद प्रोग्राम शायद आता था। तो उनमें अलग अलग तरह के गाने, रात को पुराने, दिन में नए, कुछ नए गाने आते थे, और उनमें फरमाइश में नाम आते थे, और पता चलता था, जीके बढ़ता था कि ये फलां शहर से बोल रहे हैं, पाकिस्तान के फलां शहर से बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के फलां शहर से बोल रहे हैं, हमारे गांव के आसपास से बोल रहे हैं, हनुमानगढ़ से बोल रहे हैं। ये सब सुनने को मिलता था। बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे आसपास की चीज़ें इसमें आई हुई हैं। और आकाशवाणी में जो प्रोग्राम थे, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि फिल्मी गानों के कार्यक्रम और लोक संगीत के कार्यक्रम को आप छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता। सच माने, मैं जब MA कर रहा था और रेडियो जब चलता था किसी दुकान पर, तो मैं क्लास में जाता ही नहीं था, वहीं खड़े खड़े रेडियो के गाने सुनता था। मुझे नहीं पता था एक दिन मुझे भी ये गाने बजाने पड़ेंगे रेडियो पे, लेकिन मैं वो सुनता था। इसके माने ये हुआ कि सब चीज़ों को छोड़ करके मैं गली में नुक्कड़ पे खड़ा होकर के वो रेडियो सुन रहा हूँ। इतनी ताकत रेडियो के प्रोग्राम में होती थी। इसके माने सबसे ताकत प्रोग्राम हुआ मनोरंजन, क्योंकि आकाशवाणी का एक घोष वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भले ही सामुदायिक रेडियो का नहीं है, लेकिन मकसद तो यही है कि सब लोगों को सुख मिले, सबको आनंद मिले, सबको सूचनाएं मिले, सबके लिए रेडियो जितना कर सके वो करे। और अपडेट रहने के लिए रेडियो ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको, आपके कानों तक सब ताजगी, सब ताज़ा बातें, सारी सूचनाएं आप तक पहुँचाता रहता है, भले वो किसी तरह का भी रेडियो हो। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ प्रोग्राम तो बहुत ही पसंद करे। एक नंबर 2 पे जो प्रोग्राम आते थे वो आते थे पत्रों के। श्रोताओं के नाम के साथ पत्रोत्तर जो प्रोग्राम होते थे, कहीं भी हो, चाहे बाहर के रेडियो हो, आकाशवाणी हो, सब जगह हो, तो वहाँ पत्रों के उत्तर दिए जाते थे। तब हमारे पास पोस्ट कार्ड होते थे लिखने वाले। अब थोड़ा वक्त बदल गया है, ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क होता है, श्रोताओं के पत्रों के जवाब दिए जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाता है, और होना भी ये चाहिए। रेडियो और श्रोता जब जुड़ेंगे नहीं तो फिर रेडियो कैसा? जितने ज़्यादा श्रोता जुड़ेंगे, भले वो कैसे जुड़े, उनकी बात सुनते हैं। रेडियो प्रोग्राम जो प्रसारक है वो सुनते हैं उनकी बातें, और अपने प्रोग्राम को उन्हीं के अनुसार ढाल लेते हैं, और होना भी ये चाहिए, क्योंकि रेडियो बना किसके लिए? श्रोताओं के लिए। और श्रोता मालिक है रेडियो के एक तरह से, वही सुनते हैं। जब वो जितने भी श्रोता होंगे उतना रेडियो संपन्न होगा। कहते हैं ना, स्कूल में जितने बच्चे होंगे उतना ही अध्यापक के लिए वो धन होगा, इतनी संपत्ति अध्यापक की कहलाएगी। तो हमारे श्रोता जो है वो हमारे धन हैं, संपत्ति हैं। मुझे अच्छी तरह याद है
कि जब मैं बीएड कर रहा था तो मेरे पास फरमाइशी प्रोग्राम होता था आपकी पसंद आकाशवाणी रोहतक से। तो मेरे क्लासमेट्स भी मुझे लिख लिख के देते थे कि पर्ची बनती थी समाचार में फरमाइश कार्यक्रम की, तो उनके नाम बाकायदा लिए जाते थे। हम भी खुश, हमारे श्रोता भी खुश और प्रोग्राम भी फर्स्ट क्लास चलता था। तो मैं एक पथ दो काज करता था, रेडियो भी करता था और पढ़ता भी था मैं, और रेडियो से बहुत सी बातें सीखी। मैं एक बात कहूँगा कि एक अनाउंसर ने मुझे बताया कि आज जो आप सोच रहे हो ना कि आज आपको अनाउंसमेंट का स्वीकृति मिल गई और आपको माइक मिल गया, जब रेडियो पे, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ मैं, अनाउंसर को जब नियुक्ति पत्र मिलता था तो आप मानिए 2-3 महीने तो उसको माइक मिलता ही नहीं था, इतनी तगड़ी अभ्यास करनी पड़ती थी। और एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि जो राष्ट्रीय प्रसारण होते थे 8 बजे का सवेरे का और रात को 8:45 बजे का, इसमें वो उद्घोषक होते थे जिनका 15-15 साल का समाचार वाचन करने का अनुभव। आप सोचिए 15 साल बहुत ज्यादा होते। आपने मेट्रो में सुना होगा शमी नारंग का। शमी नारंग दूरदर्शन के समाचार वाचक थे। आज भी मुझे याद है वो कैसे बोलते हैं, अभी बोलते हैं। चलिए आपको एक अनाउंसमेंट का सैंपल मैं दिखा सकता हूं। अगला स्टेशन बदरपुर है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। द नेक्स्ट स्टेशन इज बदरपुर, द डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, प्लीज माइंड द गैप। ये मेट्रो की अनाउंसमेंट है, महिला की आवाज में होती है और पुरुष की आवाज में होती है। भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं सब में शमी नारंग की आवाज पुरुष की है और दूसरी आवाज एक महिला की, वही रहेगी। जब तक ये रहेंगी इन्हीं की आवाज में मेट्रो की अनाउंसमेंट होती रहती है। समय मुझे संकेत कर रहा है कि हम अपनी बात विराम दें, लेकिन चलते चलते एक बात अधूरी रह जाएगी मेरे प्रश्न से। रेडियो सिलोन ने भारत में कैसे जगह बनाई, ये मेरा अंतिम सवाल है आज के इस कार्यक्रम का। रेडियो सिलोन SLBC, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्टवेव पर लगता था, अब भी लगता है। और उनका एक कार्यक्रम होता था पुरानी फिल्मों से, मुझे पुरानी फिल्मों से जी, सवेरे 7:30 बजे आता था। अभी भी उसका YouTube पर उपलब्ध है उसके प्रोग्राम्स। पुराने गाने बजते थे, उनके जो उद्घोषक थे उनके बोलने का अंदाज कुछ अलग ही होता था। बहुत ही मीठी आवाजें, सॉफ्ट आवाजें बोलते थे। आज भी सुनता हूं मैं, हो सकता है मैं उनकी कॉपी तो नहीं कर पाऊंगा। और अंतिम जो गाना होता था 8 बजने से 3-4 मिनट पहले, वो स्वर्गीय कुंदन लाल सहगल की आवाज में एक गाना होता था। और चूंकि बिनाका गीत माला जब शुरू हुआ तो उसके प्रसारण SLBC होते थे, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से होते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग उसकी मुंबई में होती थी और उसकी टेप वहां हर बुधवार को पहुंचती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि टेप नहीं पहुंच पाए तो प्रोग्राम पिछला सुनाना पड़ता था उन्हें, क्योंकि जब टेप पहुंचेगी तभी उसकी प्रसारण की व्यवस्था बैठेगी। तो श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग का उसमें बहुत से प्रायोजित कार्यक्रम होते थे। हमें याद है मोदी के मतवाले राही टायर एक नाम का प्रोग्राम आता था, और एक होता था मुझे याद S कुमार का फिल्मी मुकदमा। ये बहुत से प्रोग्राम हमें अब भी याद पड़े हैं। रेडियो के जो प्रोग्राम सुने वो हमारे मन में छपे हुए, जा नहीं सकते। रेडियो को हम अपने मन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है, ऐसी व्यवस्था है जो हमें जैसा हम सुनना चाहे वैसा सुनाएंगे और उतना ही आनंद देंगे, बशर्ते कि आप रेडियो को सुनिए तो सही। आज की इस वार्ता को हम यहीं विराम देते हैं। आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। और दोनों के मन से एक ही बात कहूँगा, रेडियो हमारी सांसें हैं, रेडियो हमारी जान है। संजय जी, आपका धन्यवाद। स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया और मुझसे इतनी बातें की और मुझे मौका दिया। लेकिन मैं अपने श्रोताओं का, जो चेतना रेडियो सुनते हैं, उन श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमें सुना। और ये भी कहूँगा, सुझाव दे सकता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं अपने श्रोताओं को कह दूँ कि रेडियो सुनते रहिएगा, आप इससे जुड़े रहिएगा। बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत से नॉलेज आपको होगा, बहुत सी विधाएं सीखेंगे। रेडियो में विकास होता रहता है। आप उन सब चीज़ों को सुनिए, देखिए, ये सुनिए और भी सुनिए। और जब मैं ये कहूँगा कि सुनिए, इसके माने मैं आप सब श्रोताओं के दीर्घायु की कामना करता हूँ। तभी तो आप होंगे, तभी तो आप सुनेंगे। इसलिए मैं सभी श्रोताओं को
दीर्घायु की कामना करता हूँ ईश्वर से, और रेडियो की भी, और चेतना रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।